हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पे बेस्ड है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी में एनर्जी, सी में मोमेंटम, डी में वेलोसिटी। तो बेसिकली इसका आंसर होगा सी, मोमेंटम। दैट इज जो रॉकेट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। ठीक है, बट अब हम लोग ये समझेंगे, हमने आंसर तो देख लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे रॉकेट वर्क करता है, बट ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको मोमेंटम पता होगा। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज पी को हम मोमेंटम लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम इन टू वी। ओके, अब यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड हो रहा है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? कंजर्व्ड का मतलब होता है कि वो नाइदर क्रिएट हो रहा है नॉर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो लेट अस सी कैसे ऐसा होता है। सो सपोज हमारे पास दो व्हीकल है, एक कार है और एक ट्रक है। ठीक है, जो कार है वो रेस्ट में है, कहीं पे खड़ी है, और पीछे से ट्रक आ रही है। ओके, तो अगर पीछे से ट्रक आ रही है तो उसका ट्रक का कुछ ना कुछ मास होगा, और ट्रक अगर आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो अगर उसके पास मास और वेलोसिटी है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, राइट। उसके बाद कार खड़ी है तो कार का मोमेंटम भी होगा, लेकिन चूंकि कार रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। ओके, तो ट्रक का कुछ ना कुछ मोमेंटम है और कार का मोमेंटम ज़ीरो है। अब क्या हुआ, ट्रक आया पीछे से और कार को उसने टक्कर मार दिया। ओके, मतलब कार में कोलाइड हो गया। अब जैसे ही कार में कोलिजन हुआ तो क्या होगा, आप लोग सोचो क्या होगा। कार जो होगा वो थोड़ा सा आगे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, और जो ट्रक का स्पीड होगा, और यू कैन से, हाँ स्पीड ही पहले चलते हैं, ट्रक का जो वेलोसिटी या स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। तो फाइनली कहने का मतलब ये कि अगर वेलोसिटी कम हुआ तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो ट्रक का मोमेंटम कम हो गया और कार का मोमेंटम जो ज़ीरो था वो बढ़ गया। इट मीन्स ट्रक का मोमेंटम कार के मोमेंटम में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, सपोज अगर ट्रक का मोमेंटम 50 था इनिशियली और कार का ज़ीरो था, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ट्रक का मोमेंटम 30 हो जाएगा और कार का 20 हो जाएगा। सो फाइनली मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। कैसे? 50 प्लस ज़ीरो भी 50 हो रहा है, और आफ्टर कोलिजन 30 प्लस 20 भी 50 हो रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड हो गया। सो रॉकेट्स में भी ऐसे ही वर्क करते हैं। रॉकेट्स में बेसिकली क्या होता है, जो हॉट गैसेज होते हैं वो पीछे की ओर आते हैं, और उसी के कारण जो फोर्स जनरेट होता है वो उस रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। तो वहाँ पे जो गैसेस का मोमेंटम है वो इक्वल होता है जिस स्पीड से रॉकेट ऊपर की ओर जाती है। तो बेसिकली रॉकेट में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही वर्क करता है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट। हाँ, तो अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, तो इसके एक लॉ भी है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब वो लॉ कौन सा है, ए बी सी डी, आप चारों को ध्यान से देखो। यहाँ पे आप देख रहे होगे M1 है, U1 है, M2 है, U2 है, M1 है, V1 है, M2 है, V2 है। ठीक है, तो M1 जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। U1 जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। M2 जो होगा वो मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और U2 जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कॉलिजन। U1 U2 बिफोर कॉलिजन, और V1 V2 जो है वो आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम अगर हमारे पास दो बॉडी है तो पहले बॉडी का मोमेंटम होगा M1 U1, और दूसरे का क्या होगा M2 U2। तो कहने का मतलब टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो आंसर इज ए, दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2
इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हो। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच लॉ ऑफ मोशन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिकॉइल ऑफ गन? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कांट बी डिटरमाइंड। फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड है रिकॉइल ऑफ गन। ये रिकॉइल क्या होता है, ठीक है। रिकॉइल मतलब होता है किसी भी प्लेस से इंस्टेंट पीछे हट जाना, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल, ठीक है। तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा बेसिकली, ठीक है, जब भी कोई गन फायर्ड होता है तो बुलेट तो आगे जाता ही जाता है, साथ में जो गन है वो भी झटके से पीछे आता है, राइट। ऐसा होता है, आपने बहुत सारे वेब सीरीज़ वगैरह में देखा होगा, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कट्टा बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, और झटका देता है बेसिकली, ठीक है। उसी को हम रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिकॉइल ऑफ गन होता है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है? तो वो बेस्ड होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें बेसिकली होता क्या है, बुलेट जो होता है उसको हम लोग फायर करते हैं गन से, तो बुलेट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बुलेट का मोमेंटम होगा वो गन के मोमेंटम के बराबर ही होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि गन का मास होता है वो ज़्यादा होता है और बुलेट का मास कम होता है, इसीलिए बुलेट बहुत दूर तक जाती है और गन बस थोड़े से ही झटके से रुक जाती है, बस जस्ट ड्यू टू मास। अगर दोनों का मास सेम रहता तो फिर दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर करते, बट फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो गन से बुलेट निकला उसका जो मोमेंटम होगा वो फाइनल गन के मोमेंटम के बराबर हो, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स मोमेंटम इज। अगर हमारे पास कोई बॉडी है उस पर हम जीरो फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे आपको फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो है, ठीक है। तो इट्स मोमेंटम इज P इज इक्वल टू एम भी होता है। तो क्या यहाँ पे फोर्स से हमें कोई लेना देना है? नो, मास से लेना देना है और वेलोसिटी से लेना देना है फॉर मोमेंटम। बट किसी कोई चीज़ अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो फोर्स तो, अगर मोशन में है तो फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा फॉर टू बी इन मोशन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात हुई, तो उसकी मोमेंटम अगर किसी फोर्स पे हम जीरो, किसी बॉडी पे जीरो फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम क्या होगा? थिंक, सोचो आप लोग। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो क्या यहाँ फोर्स से रिलेशन है कोई? नहीं। P इज इक्वल टू एम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी से सिर्फ रिलेशन है, तो आंसर हो जाएगा C, कांस्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 2m, हाँ, एंड वेलोसिटी v/2। हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसका मास मैं अगर 2 गुना कर दूं, ठीक है, और उसका वेलोसिटी आधा कर दूं, तो मोमेंटम क्या होगा? तो अगर मास m है और वेलोसिटी v है तो मोमेंटम तो m भी होता है। लेकिन अगर मास 2 गुना हो गया 2m और वेलोसिटी आधा हो गया v/2, तब भी उसका मोमेंटम m भी ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा, 2m मास इंटू वेलोसिटी, तो 2m इंटू v/2, 2 कैंसिल, फाइनली हमारे पास बचेगा m भी। तो अगर बॉडी का मास डबल कर दें और वेलोसिटी आधा कर दें तब भी मोमेंटम m भी ही होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। इस पे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता होगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, राइट। तो सपोज एक बाइक का एग्जांपल लो, अगर बाइक पे सिर्फ एक आदमी राइड कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन जल्दी से कर पाएंगे, राइट। अगर बाइक पे मैंने 2 लोग बिठा दिया तो एक्सेलरेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 3 बिठा दिया तो
और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा एक्सेलरेशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है जैसे जैसे मास बढ़ रहा है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज सी, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ओके। So, 7 question number is saying according to Newton's third law of motion, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नियमानुसार एक्शन एंड रिएक्शन ए में है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्या एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट करते हैं। बी में है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम होता है। तीसरा है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बी तो बिल्कुल गलत है, डायरेक्शन तो सेम नहीं होता है। ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी नहीं होता है। तो सी में सी का ऑप्शन क्या है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यस। जो एक्शन एंड रिएक्शन होगा वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, एक ही बॉडीज पे कैसे लग सकता है, राइट। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन भी उसके एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नियमानुसार एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, अभी जस्ट मैंने आपको बाइक का एग्जांपल बताया, बाइक में मैंने क्या बताया कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, उस पर कितने लोग बिठा रहे हैं, जैसे कि उसके मास पे डिपेंड करेगा। एक बिठाए तो मास कम, दो बिठाए मास ज़्यादा हो गया, तीन बिठाए और मास और ज़्यादा हो गया। तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन सी, मास ऑफ अ बॉडी, ओके। नाउ को मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन कहता है व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ फास्ट मूविंग बस सडनली अप्लाइज अ ब्रेक द पैसेंजर इन द बस, क्या होगा। आप लोगों ने भी ये बहुत बार फेस किया होगा, ये सिचुएशन फील किया होगा, जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा दिया, तो पैसेंजर क्या होगा, आगे की ओर चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड, या नन ऑफ द अबव। तो आप लोग सोचो, फिर उसके बाद इसका आंसर देखना, ठीक है। ओके, सो नाउ अब आंसर देख सकते हो, द आंसर इज बी, फॉल फॉरवर्ड, आगे की ओर चला जाएगा। आप लोग फील करना, कभी भी बस में जाना और देखना ड्राइवर इंस्टेंट बस में अगर ब्रेक लगा रहा है तो आप किधर जाते हो, आगे या पीछे। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जैसा है। The acceleration produced by a force of 5 Newton acting on a mass of 20 kg is, आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक बॉडी का जिस पे हम 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉडी का मास कितना है 20 kg, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, इसमें फॉर्मूला बेसिकली लगेगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर आंसर फाइंड करो, और आंसर फाइंड करने के बाद जस्ट कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो डैट आई विल चेक किन किन लोगों ने सही बनाया है, राइट। फॉर्मूला यूज करना है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ का वैल्यू पुट करो, ठीक है, और एफ हमारा 5 न्यूटन है, और ए का वैल्यू निकाल दो और एम का वैल्यू 20 kg पुट करो, ठीक है। चलो सो कमेंट करो, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच, बाय।